नेक्स्ट है इसमें राज्य के स्वरूप संबंधी मार्क्सवादी धारणा। राज्य कैसे कार्य करता है, उसके अपने नागरिकों के साथ कैसे संबंध होते हैं, इसी को हम राज्य के स्वरूप में जानते हैं। तो कार्ल मार्क्स ने जो अवधारणा दी थी वो क्या थी? मार्क्सवादी अवधारणा। दो ही उसकी प्रमुख पुस्तकें हैं, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल। ये दोनों ही पुस्तकें उसने जो लिखी उसको एंजल्स ने सहयोग दिया था, जो कि उसका मित्र था। और एंजल्स की अपनी भी जो पुस्तक थी, परिवार, निजी संपत्ति और राज्य की उत्पत्ति, उसमें उसने राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का वर्णन किया है। तो जो कार्ल मार्क्स, एंजल्स और फिर एंजल्स के बाद लेनिन, और इन तीनों ने जो राज्य का स्वरूप बताया है उसे जाना जाता है राज्य के स्वरूप का मार्क्सवादी विचार। मुख्य रूप से तो इसमें बात रहेगी कार्ल मार्क्स की, लेकिन एंजल्स के और जो लेनिन के विचार हैं वो भी कार्ल मार्क्स से ही मिलते जुलते हैं। तो इन्होंने राज्य के स्वरूप की क्या विशेषताएं बताई? फर्स्ट इसमें आ जाएगा, राज्य एक प्राकृतिक और नैतिक संस्था नहीं है। अब इसमें आप देखोगे कि जो उदारवादी विचार था ना राज्य के स्वरूप का, उससे उलट आएंगी काफी सारी बातें। समकालीन उदारवादियों ने कहा था ना कि राज्य एक नैतिक संस्था है, कल्याणकारी संस्था है, और शास्त्रीय और समकालीन उदारवादी दोनों ने यह भी माना था कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। लेकिन जो मार्क्सवादी विचारक हैं वो ये कहते हैं कि राज्य ना तो प्राकृतिक संस्था है और ना ही नैतिक संस्था है। क्योंकि जो राज्य नाम की संस्था है, कार्ल मार्क्स ने क्या माना कि समाज में दो ही वर्ग हैं, एक जिनके पास सब कुछ है और एक जिनके पास कुछ भी नहीं है। सब कुछ का मतलब एक जो संपत्तिशाली है और दूसरे जो बिल्कुल ही संपत्तिहीन है, माने खाने को रोटी भी नहीं है। ये अंतर माना है कार्ल मार्क्स ने। तो कार्ल मार्क्स कहता है कि जो राज्य नाम की संस्था है ये संपत्तिशाली वर्ग ने अपने हितों की रक्षा के लिए बनाई थी। तो प्राकृतिक तो ये है ही नहीं, क्योंकि जो शक्तिशाली वर्ग था, आर्थिक रूप से जो शक्तिशाली वर्ग था, उसने राज्य नाम की संस्था का निर्माण किया था ताकि उनके जो हित हैं वो सुरक्षित रहें। और नैतिक इसलिए नहीं है कि ये केवल और केवल शासक वर्ग के हितों की रक्षा करती है, संपत्तिशाली वर्ग के लोगों की हितों की जो है वो रक्षा करती है, और जो बुर्जुआ वर्ग कार्ल मार्क्स ने कहा है उनके हितों की रक्षा करती है, मजदूरों के हितों की रक्षा ये नहीं करती। तो ये ना तो नैतिक है और ना ही प्राकृतिक संस्था है। सेकेंड इसमें आ जाएगा वर्ग संघर्ष राज्य के जन्म का मूल कारण। कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति जो है वो वर्ग संघर्ष के कारण हुई है। जो शुरुआती समाज था जिसमें वर्ग भेद नहीं था और निजी संपत्ति की अवधारणा नहीं थी, समाज में जो कुछ था वो सबका था, समान रूप से सभी उन वस्तुओं का, उन सुविधाओं का उपभोग करते थे। लेकिन जैसे जैसे निजी संपत्ति की अवधारणा अस्तित्व में आती गई और जोर पकड़ती गई, माने कुछ लोगों ने संपत्ति को अपने कब्जे में कर लिया, उत्पादन के जो साधन थे उन पर अपना नियंत्रण कर लिया, और जो दूसरा वर्ग था जो कि उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण नहीं कर पाया, ये जो दो वर्ग अस्तित्व में आए, इन दोनों के हित परस्पर विरोधी थे। और परस्पर विरोधी हितों के कारण जो राज्य नाम की संस्था है वो अस्तित्व में आई। क्यों आई? कि जो आर्थिक पक्ष से शक्तिशाली वर्ग था उसके हित उनको असुरक्षित महसूस होने लगे थे, क्योंकि जो शक्तिहीन वर्ग था जिसके पास आर्थिक शक्ति बिल्कुल ही नहीं थी, तो उन दोनों में जो परस्पर संघर्ष था, तो खोने के लिए यहाँ किसके पास था? कुछ
शक्तिशाली वर्ग के पास, जो कमजोर वर्ग था, जो संपत्तिहीन वर्ग था, उसके पास तो खोने को कुछ था नहीं। तो ऐसे में जो शक्तिशाली वर्ग था उनको अपने हितों की रक्षा के लिए कोई ऐसी संस्था चाहिए थी जो कि इस समाज से, समाज में ये दोनों वर्ग थे ना, शक्तिशाली और शक्तिहीन, उनको कोई ऐसी संस्था चाहिए थी जो समाज से थोड़ी ज्यादा शक्तिशाली हो और इस वर्ग संघर्ष को कम करने का प्रयास कर सके। या दूसरे शब्दों में कार्ल मार्क्स कहते हैं कि उनको इस संस्था की जरूरत इसलिए थी कि जो शक्तिशाली वर्ग था कि उनके हितों की रक्षा हो सके। और राज्य ने अस्तित्व में आने के बाद ही, हमेशा से ही कार्ल मार्क्स कहते हैं कि शक्तिशाली वर्ग के हितों की ही रक्षा की है, मजदूरों की और गरीबों की रक्षा, उनके हितों की रक्षा राज्य ने कभी भी नहीं की। थर्ड इसमें आ जाता है, राज्य एक विकासवादी प्रक्रिया का परिणाम है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो प्राचीन साम्यवादी व्यवस्था थी उसमें बड़े बड़े उद्योग धंधे नहीं थे, सरल जीवन था लोगों का और उसमें सब समान थे, लेकिन वो जो व्यवस्था थी समाज में ज्यादा समय तक नहीं रही। उसमें राज्य भी नहीं था और वर्ग भेद भी नहीं था, इसलिए कार्ल मार्क्स उसको प्राचीन साम्यवादी व्यवस्था कहता है, जो शुरुआती व्यवस्था थी मानव जीवन की, जिसमें कोई भेदभाव नहीं था, कोई अमीर कोई गरीब नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जो कुटीर उद्योग हैं वो शुरू हुए, खेती शुरू हुई, उसमें ये बड़े बड़े उद्योग धंधे तो नहीं थे, औद्योगिक विकास तो बहुत बाद में हुआ है। तो जब उद्योग धंधे शुरू हुए, खेती शुरू हुई, तो निजी संपत्ति की जो अवधारणा थी वो भी अस्तित्व में आ गई। जब खेती शुरू की लोगों ने, तो उन्होंने उस भूमि पर कब्जा करना शुरू कर दिया और पशु पालना शुरू किया, तो पशुओं से जो अर्जित संपत्ति थी उसको भी वो अपने पास रखते थे। और जो छोटे मोटे उद्योग धंधे शुरू हुए उसमें भी जो आय होती थी व्यक्ति उसको अपने पास रखने लगे। तो ये जो निजी संपत्ति अस्तित्व में आई, तो निजी संपत्ति में अब काम भी बढ़ गए। एक तो लोगों को खेती करनी थी, पशु पालने थे, छोटे मोटे जो उद्योग थे वो भी अस्तित्व में आ गए थे। तो काम कौन करेगा? काम करने के लिए तो चाहिए ना, कोई हेल्प चाहिए, कोई वर्कर चाहिए, सहायता चाहिए। तो जो गरीब लोग थे उनसे काम कराया जाता था, उनको दास बना लिया, गुलाम बना लिया, वस्तु की तरह उनको खरीदा बेचा जाता था। तो उस युग में दो वर्ग थे, मालिक और दास। एक मालिक वो जिनके पास सब कुछ था, और दास जो कि केवल मालिकों की आज्ञा का पालन करते थे, उनके आदेशानुसार कार्य करते थे। और इस युग में कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो राज्य है वो अस्तित्व में आ गया था और वो मालिकों के हितों की रक्षा के लिए कार्य करता था। मालिक जब दासों पर अत्याचार करते थे तब भी जो राज्य है वो दासों का पक्ष नहीं लेता था, बल्कि मालिकों का पक्ष लेता था। फिर धीरे धीरे व्यवस्था में परिवर्तन आया। दूसरा जो युग आया वो था सामंतवादी युग, जिसमें लोगों ने बहुत ज्यादा जमीनों पर कब्जा कर रखा था। बड़े बड़े सामंत थे, जमींदार थे, और ऐसे में जो जमींदार थे जिनके जब इतनी भूमि पर, भूमि तो जो भी धरती है लिमिटेड है ना, उसकी कोई तो सीमा है। जब बहुत ज्यादा भूमि पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया तो बाकी हाथ तो खाली रह जाएंगे। तो जो भूमिहीन किसान थे वो भूमिपतियों की जमीन पर कार्य करते थे और फसल जो उगती थी, जो उत्पादन होता था, उसका हिस्सा सारा का सारा, वो जो उत्पादन था उसका सारा का सारा जो लाभ है वो किसको जाता था? सामंत को, जमींदार को। और भूमिहीन व्यक्ति को कितना दिया जाता था कि वो जिंदा रह सके, इतना खाने को दिया जाता था कि वो जिंदा रह सके और काम पर आ सके। फिर थोड़ा और परिवर्तन आया कि जो बड़े बड़े सामंत थे, यहाँ भी वर्ग दो थे ना, सामंत और भूमिहीन किसान, या श्रमिक कह सकते हैं हम उनको, मजदूर कह सकते हैं। फिर परिवर्तन आया, फिर आई पूंजीवादी व्यवस्था, बड़े बड़े उद्योग धंधों का अस्तित्व आया। और जो सामंत थे, सीधी सी बात है, पैसा उनके पास था, तो बड़े बड़े उद्योग भी किसने लगाए? उन्होंने। और जो भूमिहीन किसान थे तब
अब वो इन्हीं मिलों, फैक्ट्रियों में, कारखानों में काम करने लगे। तो यहाँ भी राज्य जब मजदूर कम वेतन के कारण किसी मिल मालिक के खिलाफ हड़ताल करता है या संगठित होने का प्रयास करता, तो जो मिल मालिक है वो राज्य की सहायता से मजदूरों को कुचलने का, उनकी हड़ताल को समाप्त करने का प्रयास करता। राज्य कैसे सहायता करता? पुलिस राज्य की एक वो है ना, राज्य के अंतर्गत ही पुलिस आती है, तो पुलिस के माध्यम से उन मजदूरों को दबाने का, कुचलने का प्रयास किया जाता। तो ये जो विकासवादी प्रक्रिया है ये एंजल्स ने बताई थी और कार्ल मार्क्स भी इसी का ही समर्थन करते हैं कि ये जो राज्य का विकास तो हुआ है, धीरे धीरे व्यवस्था तो बदली है, लेकिन राज्य जो जितने भी अंतर आए हैं इसमें समाज में, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आता गया वैसे वैसे समाज में और परिवर्तन भी आते चले गए, लेकिन शुरू से लेकर अब तक वर्ग दो ही रहे। एक जिनका उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण था, दूसरा जिनका उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण नहीं था। एक जिनके पास सब कुछ है और एक जिनके पास कुछ भी नहीं है। या हम कह सकते हैं कि एक जो संपत्तिशाली हैं और दूसरे जो संपत्तिहीन हैं। तो इस तरह से जो विकास की प्रक्रिया है उससे जो राज्य नाम की संस्था है धीरे धीरे उसके स्वरूप में परिवर्तन आता गया, लेकिन जो गरीब शोषित वर्ग था उसकी स्थिति हर समय वही की वही रही। राज्य ने हमेशा आर्थिक रूप से जो शक्तिशाली पक्ष था उसी का ही साथ दिया।